गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास। यहाँ हमारे द्वारा हिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट से मतलब आज हमारा 3rd लेक्चर इसमें चल रहा है। यहाँ हमारे द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर के साम्राज्य तक, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। कल हमारे द्वारा जो पढ़ा गया था वो मुख्य रूप से रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा गया था। रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाली महिला थी। इन्हें महिला होने की वजह से सभी योग्यताएं होने के बाद भी हटा दिया गया था पद से। 4 वर्ष तक इनका शासन रहा था, 1236 से 1240 तक। इनके बारे में मिन्हाज-ए-शिराज ने अपने विचार जो व्यक्त किए थे उनके बारे में हमारे द्वारा कल अध्ययन कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ और शब्द थे हमारे पास जिनके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। जन्म सिद्ध अधिकार से क्या अभिप्राय होता है? जन्म जिस कुल में होता है उस कुल के कुछ बेसिक अधिकार, कुछ मूलभूत अधिकार स्वतः ही बच्चे को प्राप्त हो जाते हैं, इसे हम जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। लिंग भेद, महिलाओं और पुरुषों के मध्य सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी जो अंतर होता है उसे लिंग भेद कहते हैं। आज हमारे द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक किया जाएगा। ये जो आप चित्र देख रहे हो ऊपर मैप का आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप का जो चित्र है आपके शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों के नाम इसमें बताए गए हैं। देखो यहाँ से इसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली तो बीचों बीच सेंटर में आपको दिखाई दे रही होगी। आपके नीचे की साइड में ग्वालियर, रणथंभौर, बनारस, और इस साइड में आप जाओगे तो मखनौती, यहाँ पर आपके अवध, फिर आपके बदायूं दिख रहा होगा बच्चों। गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था, चंबल नदी, गोमती नदी, बदायूं, बारन, बारबाला। दिल्ली से यहाँ ऊपर की साइड में, उत्तर की साइड में हांसी, पश्चिम की साइड में जाओगे कासली, उच्च, तवर, हिंद, कोराम, ब्यास नदी, सतलज, रावी, झेलम नदी, सिंधु नदी। ये जो 5 नदियाँ हमारे पंजाब के एरिया में बहती हैं, जो पाकिस्तान के एरिया में जाकर बाद में अरब सागर में मिल जाती हैं। लाहौर, नंदाना, काजकोट, मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों पर लगभग आपके इल्तुतमिश का शासन था बेटा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ दे रखा है साहब, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों के बारे में इस मैप में जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम इसी मैप के नीचे से 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन। गैरिसन जिसे हम रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां कहते हैं के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उससे दूर भीतरी क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। देखो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर आपको जानकारी के तौर पे दी जा रही है कि हमारी जो 13वीं शताब्दी थी उसके प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के जो सुल्तानों का शासन था, गैरिसन में निवास करने के लिए, गैरिसन जो शहर थे उनके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। ये वो क्षेत्र होते थे गैरिसन शहर जहाँ पर किलेबंदी करके सैनिकों को रखा जाता था या जहाँ सैनिक रहते थे। वो किलेबंदी जो राजा के द्वारा बसाई गई हुई होती है, जिसमें वो अपने सैनिकों की छावनी को रखता था, गैरिसन शहर कहलाते थे। अब यहाँ तुम पढ़ रहे हो कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था, गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। मतलब सुल्तान को इससे कोई मतलब नहीं होता था कि वहाँ उसकी आम जनता से क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं उसको
देनी चाहिए या उसका शासनकाल कैसा होना चाहिए। शहरों से संबंध लेकिन उससे दूर भीतरी क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण ना के बराबर होता था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री जैसे रसद, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक सामग्री और रसद, खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी, उसके लिए व्यापार पर, कर पर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं बेटे अपन। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। क्यों कठिन होगा? क्योंकि जो दिल्ली से जितने ज़्यादा दूर होते थे वहाँ पर बगावत का माहौल तुरंत तैयार हो जाता होगा। वहाँ पर बगावत की वजह से उन किलों पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। जितना ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार होता है ना बच्चों, उतना ही उस पर नियंत्रण रखने के लिए ज़्यादा कर्मचारी और ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों के बराबर चुनौतियाँ मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी ही मुश्किल से किसी भी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। इनका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था और इनका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ये लाइनें चाहो तो नोट कर लेना। बलबन ने पहली बार अपने शासनकाल के अंदर इनका सही ढंग से संस्थापन करना प्रारंभ किया था। अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और शांतिप्रद बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने भी इसी तरह का कार्य किया था। इन्होंने युद्ध नीति पर विश्वास नहीं किया था, बल्कि जिस साम्राज्य के ये अधिकारी थे उसी क्षेत्र को इन्होंने संगठित करने का और मजबूती प्रदान करने का माहौल बनाया था। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं। अब ये भीतरी सीमाओं से क्या मतलब है अभी अपन पढ़ते हैं बेटा, साइड में दिया हुआ है। इसका भी इस शब्द का अर्थ उस समय विशेष में क्या लगाया जाता था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियान क्षेत्रों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया था। यहाँ पर बेटे पहले अपन इस पेज को चेंज करने से पहले भीतरी प्रदेश और गैरिसन शहर के बारे में पढ़ लेते हैं। भीतरी क्षेत्र के बारे में आपके दे रखा है, किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं उसे भीतरी प्रदेश कहा जाता था। और गैरिसन शहर से क्या अभिप्राय था? किलेबंद बसाव, जहाँ पर सैनिक रहते थे। अब हमारे द्वारा नेक्स्ट पेज पर जाया जा रहा है बच्चों। यहाँ पर हमारे द्वारा दे रखा है, वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बनाए गए थे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ था। ये तो भीतरी विस्तार किया गया सीमाओं का, और दूसरा क्या किया गया? सल्तनत के द्वारा बाहरी सीमाओं का विस्तार भी किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियानों को शुरू किया गया था। मानचित्र 3 में देखिए, नीचे जो मानचित्र बना हुआ है ना बेटा, इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो हम नीचे की साइड में ही सारे एरो बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। पहले पढ़ लेते हैं। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इन अभियानों में सल्तनत की सीमाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं, धातुएं अपने कब्जे में कर ली थी। देखो बेटा, यहाँ पर आपके मैप बना हुआ है। दिल्ली ऊपर ही ऊपर सेंटर में दिखाई दे रहा है।
1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। आपने महारानी पद्मावती का नाम सुना होगा। चित्तौड़ की महारानी थी, बहुत ही खूबसूरत, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उस समय विशेष के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें प्राप्त करने के लिए और दूसरा अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर, मांडू पर 1301 में, मांडू पर 1305 में, मांडू के बाद देवगिरी, फिर उसके बाद यादव वंश जो थे 1310 से 1311, फिर 1311 के अंदर ही वारंगल, वहीं से काकतीय, होयसल, इस तरह से वो तंजावुर, मदुरै यहाँ तक पहुँच गया था अलाउद्दीन खिलजी। और ये मोहम्मद तुगलक दक्षिण भारत की तरफ अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए, सैनिक अभियान लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपके यहाँ पर इस तरह से इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरह से सीमाओं का दक्षिण भारत में विस्तार दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए मानचित्र 3, और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इन अभियानों में सल्तनत की सीमाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में कर ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये कहना मुश्किल है। मतलब लंबे समय तक इन पर आधिपत्य वो नहीं रख पाए थे। नेक्स्ट पेज नंबर 36 का अध्ययन हमारे द्वारा कल किया जाएगा बच्चों। आज हमने दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपनी भीतरी और अपनी बाहरी सीमाओं का विस्तार और उसका नियंत्रण और उस पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए जो कार्य किए गए थे वो हमने अध्ययन किया है। थैंक यू बेटा। 11वीं 13वीं शताब्दी का अध्ययन हमारे द्वारा यहाँ किया गया है। थैंक यू।